चलो ओए, जल्दी से आप सब ओए, बस अब खत्म ही होने वाला है सारा लेसन। आपका पहला यूनिट कंप्लीट होने वाला है। जल्दी से आप सब ए, कर लो बात, मेरा क्या है, मैं भी बंद करके निकल लूंगा। बेहुदा सा कॉमेंट निकालो जल्दी से। लिखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एसी, पढ़े थे ना, तो फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। छोटा चैप्टर है। अब अरे तुमको आके मारूंगा, बहुत बात करता है। इधर आके बैठो, इधर आ जाओ। तुम्ही क्या बोल रहे हैं, इधर आओ। आज हम लोग पढ़ेंगे एसी। कोशिश करेंगे कि आधा खत्म कर ले आज, ताकि कल आपको खत्म कर दे एसी। फिर मैंने प्लान किया कि आप लोग सबको ना प्रकाश ही पढ़ा दूंगा अगला लेसन, क्योंकि इसके बाद ज्यादा वेटेज उसी का है। आधुनिक भौतिकी में 2-2 लाइन का परिभाषा है, वो कर लेना। क्या कहोगे तो मैं एक दिन क्लास लेके वो भी 1 घंटा में फटाफट करवा दूंगा। बट मेनली हम लोग ध्यान देंगे किस पर, क्योंकि पहला यूनिट तो मैक्सिमम हो गया, और जो थोड़ा बहुत बचेगा आपको प्रकाश वाला कर लेंगे, तो अगला वही सोचे करवा देंगे। चलिए आप लोग सब लिखो, आज मुझे कुछ ज्यादा पढ़ाना है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो और बातें नहीं करो, करोगे तो फिर मैं आके पीट दूंगा। लिखिए, एसी। एसी का मतलब, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा। उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग क्या, करंट। अच्छा, नाम से ही स्पष्ट है। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट करके। अल्टरनेट समझते हो? नहीं, अल्टरनेट करके बैठ जाओ ऐसा कहते हैं। तो अल्टरनेट करना मतलब क्या, समान रहना या बदलते रहना। चलिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसी, और हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती। तो अपने को 2 प्रकार की धारा थी ना, एक थी एसी और एक था डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। चलिए, सबसे पहले ना प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा लिख लो। लिखिएगा, वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है मतलब क्या, जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या रहे, बदलता रहे। जैसे देखिए एग्जांपल, आप लोग सब जानते हो ना एग्जांपल एसी का। देखिए, ये अप भी गया और डाउन भी गया, फिर अप भी गया, और मुझे बताइए क्या इसका मान और दिशा दोनों बदल रहा है। इस तरफ की दिशा को अगर मैं ये बोलूं कि धारा है, तो ऊपर की दिशा को अगर मैं प्लस मानूं तो नीचे वाला, फिर ऊपर प्लस, फिर नीचे, तो इस प्रकार से बन जाता है आपका क्या, बना दीजिए, प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, क्या ये भी प्रत्यावर्ती धारा हो सकता है? देखिए तो ऐसे करके चले, यस और नो? हाँ, ये भी बदल रहा है। तो कोई भी धारा जो प्लस माइनस दोनों दिशा में बनता जा रहा है, वो क्या है, इसमें मान भी बदल रही है, और तो ये सब कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा। उदाहरण कहेगा तो बना दोगे? दोनों तरफ की दिशा है, प्लस की भी और इसमें भी प्लस माइनस दोनों चल रहा है, तो ऐसे धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती, जो समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों को बदलते रहता है, परिवर्तन करता है। क्लियर? चलिए अब अगला सुनो, एक मिनट। एसी कैसे उत्पन्न होता है? फ्लक्स परिवर्तन से। एक मिनट, इसे पहला चैप्टर पढ़े थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कैसे धारा उत्पन्न करते थे? फ्लक्स परिवर्तन से ना। तो यहां पर भी धारा उत्पन्न जो एसी को हम करेंगे वो किससे? चलो आपको समझाने के लिए बस एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे अपना जनरेटर होता है, जनरेटर, तो आपको मैंने बताया था
फ्लक्स का मतलब क्या, बोलो। फाई बराबर, अरे चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो क्या क्या आता है फॉर्मूला में? वेल डन बी ए। थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। आपके जनरेटर में क्या होता है? अच्छा, आपको पता है आपका जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो हमें प्रत्यावर्ती धारा ही तो देता है। अरे भारत सरकार भी जनरेटर से आपको बिजली दे रही है, क्या है? अब सुनना कैसे उसमें काम करता है, वो सुनना। जनरेटर के अंदर लगा होता है मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट का मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? जिसका चुंबकत्व को आप बदल, यानी जनरेटर के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, उसके अंदर बी का मान कभी, गुड। अब कैसे काम करता सुनना। मान लीजिए कि आपके पास ना जनरेटर के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, एक है नॉर्थ और एक है, चलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ये कभी नहीं बदल सकता है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, अरे अस्थायी चुंबक। अब सुनना, इसके अंदर एक मैंने रख दिया क्वाइल। मान लीजिए ऐसा आपने एक क्वाइल रखा है, तो मुझे बताइए क्या क्वाइल का क्षेत्रफल होता है ए? अरे क्वाइल का क्षेत्रफल वो ए हो गया इसका। क्या ये क्वाइल जो जनरेटर के अंदर लगा होगा वो बदलेगा? कैसे बदलेगा? जनरेटर के अंदर घुस के क्वाइल बदल दोगे क्या? अरे क्वाइल भी कभी बदलता। अब अगला स्टेप सुनना, ये क्वाइल, ध्यान देना, अब तुमको समझ में आ गया जनरेटर कैसे काम करता है। ये क्वाइल माउंटेड होता है एक शाफ्ट के ऊपर। जनरेटर में हैंडल लगाते हैं ना, तो इसी को आप घुमाते हो। ये जो कॉइल जहां माउंटेड होता है उसको हम क्या करते हैं? अब मुझे बताइए, घुमाने से क्या ये लगातार बदलेगा? आप समझो, ये बाहर निकला हुआ होता है, आपको ना ये दिखाई देता है जनरेटर के अंदर, ना ये कॉइल दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है सिर्फ ये, जिसको आप घुमाते हो हैंडल लगा के। जब आप इसको घुमाते हैं, जैसे ये घूमना शुरू होता है किसी भी स्रोत से, अगर आपने इसको घुमा दिया तो बताइए घुमाने से क्या थीटा बदल जाएगा? एक जनरेटर के अंदर ना बी बदलता है ना ए बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है? और 11th क्लास में आप पढ़े थे, इतना शायद आपको याद होगा, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू, और इसको जो घुमाते हैं, किसी चीज को घुमाते हैं, उस वेग को क्या कहते हैं? जैसे चलने के लिए वेग होती है, वैसे घूमने वाले वेग को ओमेगा, उसका नाम क्या है? कोणीय वेग। अरे इसका नाम क्या है? चलिए, तो ये कोणीय वेग से आपने घुमाया तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा इंटू, क्या समय के साथ इसका कोण बदलता जाएगा? याद है आपको, थीटा होता था बी और ए के बीच का कोण। जैसे आप घुमाएंगे तो आपको पता है ना, क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो तल पर लंबवत होता है। जैसे जैसे आप सतह को घुमाएंगे वैसे वैसे क्षेत्रफल सदिश भी घूमेगा, और घूमेगा तो ये कोण बदलेगा। और फ्लक्स में इन तीनों में से किसी भी चीज में अगर परिवर्तन आ गई तो वो धारा उत्पन्न, और वही हो गया। यहां पर आपका जो फ्लक्स है वो बन गया बी ए कॉस थीटा। नहीं हो, ये क्या हो गया? क्या ये समय के साथ बदलने लग गया? और जब समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो क्या उत्पन्न करती है? क्या उत्पन्न करती है? धारा, विद्युत या विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, उसी से फिर क्या बन जाएगा? अब सुनिए कैसे बनेगा। तो विद्युत वाहक बल का आप सूत्र पढ़े थे क्या? अरे डी फाई बाई, कर दीजिए इसका अवकलन। देखिए बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसका कोई खास जरूरत नहीं है। तो जनरेटर इस प्रकार से काम करता है। सुनिए, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस का अवकलन, बोल गया कॉस का अवकलन, साइन की माइनस साइन इंटू, लेकिन सिर्फ हमें मान चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? तो फिर हमें इस माइनस से कोई मतलब, तो क्या मैं लिखूंगा? बी ए ओमेगा और साथ में साइन ओमेगा टी। अब लास्ट स्टेप सुनना, ये हो गया विद्युत वाहक बल। अगर आप इसको ई कहोगे तो ये तीनों तो कांस्टेंट है। अरे स्पीड को भी मैं कांस्टेंट रखूंगा, बी ए तो कांस्टेंट था ही, तो इसलिए इसको बोलते हैं ई नॉट। कुछ याद आ रहा है? अरे धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए उसके विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता था? ई बराबर ई नॉट, और साथ में क्या आता था? साइन ओमेगा टी। कुछ याद है? और इसी का जनरल इक्वेशन जब हम लिखते थे तो अपने मन से एक कांस्टेंट लगा देते थे, प्लस माइनस फाइव। लिख सकता हूं ना? अगर मैं लिखूं जनरल इक्वेशन, मतलब इसकी सामान्य समीकरण कैसी बनेगी? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ऐसी धारा का निकालना हो तो क्या मैं ई बट्टे आर कर दूंगा, और जब इसको ई बट्टे आर करूंगा तो क्या ये ई नॉट बट्टे आर हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस।
तो क्या मैं ई नॉट बट्टे आर को ऐसा भी लिखता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। आपको दो ही चीज याद रखना है, आपको पूरा नहीं लिखना है चलेगा। कोई आपसे पूछ दे एसी में बताइए जो इसका वोल्टेज है, जो इसकी वोल्टता है, उसका समीकरण, तो आप ये नहीं बोलना, ये तो आपको पता लग गया कि साइन पर निर्भर करता है। आपको बोलना है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। ऐसी कोई पूछे धारा तो आई बराबर आई नॉट, इतना भी आपको नहीं करना, ये स्टेप आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये दोनों को रट लेना है। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, और मैं भी करवाता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? तो आप मुझे बताओ कोई प्रत्यावर्ती धारा है तो उसकी समीकरण ई बराबर, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा का मतलब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, और प्रत्यावर्ती विभव का ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, खत्म। तो आपको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल पूछे या प्रत्यावर्ती वोल्टता पूछे तो आप ये जवाब दोगे, और प्रत्यावर्ती धारा पूछे तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। अब इतना मत लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप नीचे लिखिए, लिखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, आप वो हेडिंग डालो उसी में नीचे, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा याद हो गया, अब इसका समीकरण सब लोग याद कर लीजिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। बहुत इजी चैप्टर है, मैं बहुत कॉन्साइज करके इसको पढ़ाऊंगा, है ना, जल्दी से खत्म कर लेंगे, इसमें काम का चीज 5 ही है सिर्फ, वो 5 कर लेंगे। क्या इतना आपको पहले से याद था? लिखिए प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण या प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। धारा है तो एंपियर में होगा और वोल्टता है तो वोल्ट होगा। फटाफट लिख लीजिए, एक आपको ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से, और एक आपको ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से। अच्छा मुझे फटाफट बता दो तो, कोई बच्चा बताओ आई नॉट क्या होता है? शिखर धारा। ई नॉट क्या होता है? शिखर विभव। याद है कुछ? लिख दे चलो फटाफट। आई नॉट की पहचान किससे है? शिखर धारा। ई नॉट क्या है अपना? शिखर विभव। फटाफट एकदम रफ्तार में इसको रिवाइज करते हैं, ओके? बोलिए ओमेगा का नाम कोणीय आवृत्ति, याद है? कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति सुना? ओए, धारा का मात्रक एंपियर, विभव है तो, आवृत्ति है तो हर्ट्ज। अच्छा बोलिए, सुनो एक लास्ट बात, ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला याद करवाए थे, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, 2 पाई एफ। अरे 2 पाई या फिर 2 पाई बाई टी। अभी बात कर लो बेटा, तुम्हारे परीक्षा के बाद लोग बातें करेंगे, करो करो कोई बात नहीं, भगवान सबको एक जगह एक समय में मिला के परिणाम देते हैं। आज तुम बातें करो, कल तुम्हारी बातें होगी। क्या हुआ? अरे कोणीय आवृत्ति, छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, बोल तो रहे हैं तुम, बतियाने में लगल है गंडा। देखो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाय, अच्छा एफ क्या है? आवृत्ति। अरे एफ क्या है? इसका भी मात्रक। अच्छा आप लोग जानते हैं हर्ट्ज जो है वो समय का उल्टा होता है। एक मिनट, पिछला साल पूछा था क्वेश्चन, सेकंड। हर्ट्ज इनमें से कौन सा है? सेकंड इनवर्स। अच्छा टी क्या है? आवर्त, आवर्त काल, इसका मात्रक सब लिख दिया हूं। अब इसमें जितना, हाँ एक चीज बच गया, कौन बचा? फाई का नाम प्रारंभिक कला। अरे फाई एक कोण जैसा है ना, इसको बोलते हैं प्रारंभिक कला। खत्म। सबका नाम आपको पहले से पता होगा आई थिंक। शिखर धारा कहे आई नॉट, शिखर विभव वी नॉट, ई नॉट।
अच्छा, कई जगह पे भी नॉट भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत करना, वहां समीकरण होगा भी बराबर भी नॉट, हमने लिखा है ई बराबर ई नॉट। ओमेगा को कोणीय आवृत्ति हर्ज 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी के बराबर, एफ हो गया आवृत्ति, टी हो गया आवर्तकाल, और फाई को क्या कहते हैं, बस खत्म, प्रारंभिक कला। कला में कंफ्यूज मत करना, कोण, अरे कला क्या है टाइप का, कोण, प्रारंभिक में कितना कोण बना था वो है प्रारंभिक कला। लिख लिया? चलो, इसी पर आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो मैं भी आपको देता हूं, फटाफट लिखो, 2 क्वेश्चन कराऊंगा एकदम रफ्तार में, लिखो, लिखे दो। यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर, यदि बेटा आ रहे हैं तुम्हारे पास, रुक जाओ, तुम अति हो गया तुम्हारा। यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 2 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाई 6 है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण 2 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाय 6 एंपियर है, तो पहला नंबर शिखर धारा, आपको ये सब निकालना है, तो शिखर धारा, कोणीय आवृत्ति, शिखर धारा, कोणीय आवृत्ति, तीसरा आवृत्ति, चौथा आवर्तकाल तथा प्रारंभिक कला निकालें। अभी सिर्फ संकेत लिख लो, नाम तो आपको पूरा लिख ही दिए थे, क्यों टाइम पास करोगे इतना। शिखर धारा मतलब आई नॉट, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा, आवृत्ति मतलब एफ, आवर्तकाल मतलब टी, और प्रारंभिक कला मतलब निकाल लीजिए। बताओ, समीकरण का अगर तुलना करेंगे तो साइन के साथ जो था, इसको सोच के देखो, क्या साइन के साथ जो था वही था शिखर धारा? तो बोलिए इसमें शिखर धारा कितना, 2 एंपियर। अच्छा यहां देखो, बस आपको याद रखना पड़ेगा, टी के साथ जो था क्या वही ओमेगा था? यहां देखो, टी के साथ कौन है, 20 पाई, इतना हर्ज। अब सुनना, हमें एफ निकालना है, एफ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ओमेगा की मदद से एफ निकालना पड़ता है, यहां रफ में कर रहा हूं। ओमेगा बराबर कितना पढ़े थे अभी, तो क्या ये 20 पाई के बराबर है? पाई पाई कैंसिल, बोलिए एफ इक्वल टू 20/2, यानी एफ का मान कितना, 10 हर्ज। समझे कैसे निकालेंगे? ओमेगा के मदद से ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ के बराबर, वहां से जो कटेगा काट देंगे, एफ निकाल लेंगे। बोलिए आवर्तकाल, क्या आप लोग को पता है आवर्तकाल होता है आवृत्ति का उल्टा? सीधा उल्टा कर दीजिए, या आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा लिखो, या आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा लिखो। एफ का उल्टा मतलब 1/10, कितना, 0.1 सेकेंड। बोलिए प्रारंभिक कला कितना है, पाई/6, खत्म। काय भौंक रही कुत्ता जैसा, कितना आ गया प्रारंभिक कला, खत्म। समझे कैसे करना है? तो यहां पे कुछ करना नहीं होता है, बस उसको तुलना करके निकालना होता है, समझे ट्रिक? चलो, अच्छा यही साइन के जगह कॉस में दे दे, क्या तब भी कर लेंगे? सेम कहानी, लिखो एक और, जल्दी लिखो रफ्तार में, लिखिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 5 cos 50 पाई टी, 5 cos 50 पाई टी माइनस पाई/3 एंपियर है, तो पहला नंबर शिखर धारा वही आई नॉट, दूसरा कोणीय आवृत्ति, तीसरा आवर्तकाल, चौथा
आवृत्ति 5वां प्रारंभिक कला निकाले, वही सब जो पहले निकाले थे। सिर्फ आप सिंबल लिख लो, ज्यादा आपको टाइम लैप्स करने की जरूरत नहीं है, कर लो, खुद से कर लो। तो एक बात बताऊं, पहले ना आप कॉस को साइन बना लो। अरे कॉस को क्या बना लो, बना लीजिए सब लोग। क्या करेंगे, π/2 जोड़ दें। कॉस को साइन कैसे बना सकते हैं, π/2 जोड़ के। क्या हो जाएगा बताओ, कैसे लिख देंगे इसको? लिख सकते हैं 5 कॉस को अगर मुझे साइन बनाना है बाबू तो लिख देंगे 50 πt माइनस π/3, इसी में क्या जोड़ दीजिए, बन गया साइन। अच्छा एक और बात, अब बिना जोड़े भी निकालते तो सारा आंसर, सिर्फ एक 5 बदल जाता, और कोई फर्क, सेम निकाल सकते थे। कोई किसी को टाइम बचाना हो तो उसकी कोई जरूरत भी, डायरेक्ट निकाल लीजिए। बोलिए I0 कितना, 5, ओमेगा कितना, कहां कोई फर्क पड़ रहा है, यहां से भी निकालते सेम ही तो निकलता। अब बताइए यहां से ओमेगा किसके बराबर हो गया, 2πf। अगर वो 50 है तो बोलिए f 50 पाई है, f कितना हो गया 25। यस और नो? ओ f के जगह मैंने कहां लिख दिया, f यहां निकला है ना, 25 हर्ज। ओए t कैसे निकालेंगे, 1/f ना, तो 1/25, 0 पॉइंट कितना, 1/25 होगा ना। अब 1/25 भाई कितना, 0.4, भाग नहीं आ रहा है, 0.04 सेकेंड। प्रारंभिक कला, हां प्रारंभिक कला अगर आप डायरेक्ट यहां से लिख देते तब गलत हो जाता। अब यहां से देखो इन दोनों को लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस π/, कितना होगा, अरे π/2 माइनस π/3 कितना आया, π/, ऐसे निकलता। समझे? तो बाकी सारा आंसर सेम आता, सिर्फ फर्क किस में होता। तो यह कहने का मतलब है कि अगर प्रारंभिक कला नहीं पूछा गया है तो आपको कॉस को साइन बनाने की भी कोई आवश्यकता। एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें साइन और कॉस दोनों एक साथ होगा, बताए थे ना ऐसा क्वेश्चन, लिखे तो एक लास्ट। यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी है, इसमें बस एक ही चीज आपसे पूछा गया, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी है, तो शिखर धारा निकाले। ऑप्शन दो, शिखर धारा इसका 3 ही होगा या 4 होगा, 4 या 7 होगा, 4 - 3 1 होगा या 5 होगा, बोलो, सब एम्पियर में है, इसमें से कौन सा आंसर इसके लिए सही है, इसके शिखर धारा के लिए। अरे इसमें 3 sin ओमेगा टी भी है ना और 4 cos ओमेगा टी भी है, दोनों मिक्स है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, हाँ 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है, कमीना सब कहे थे कि एग्जाम में जब आएगा तो यही आएगा, याद रखना, तो ये 7 कर रहा है कुत्ता। अब एक गध हो, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, ये क्या था साइन, सुनो इसका मेथड, ये क्या है, साइन वाले को कुछ करने की आवश्यकता, वेरी गुड। अब सुना, और कॉस को साइन में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 sin ओमेगा टी प्लस π/, मुझे ये बताओ तो इन दोनों में कितने
कला का अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? अरे ये है ओमेगा टी और ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो दोनों के बीच का कोण कितना? पाई बाय 2। तो यहां पर जो सदिश का सूत्र है ना, वो लगा के निकालेंगे वेक्टर सम। कैसे निकालते थे वेक्टर सम, कुछ याद है? यहां फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन मुझे बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90। यानी यहां पर थीटा का मान 90 है, तो क्या 90 के लिए हम डायरेक्ट पाइथागोरस लगा लें, या कॉस 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा? जब आप थीटा का मान रखेंगे बाबू 90, तो उस समय पाइथागोरस परिमेय के जैसा ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए हो गया आपका 3 और बी हो गया आपका, जब इसको इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16। तो फाइनल आंसर, ओए सब याद कर लो, ये वाला प्रश्न आएगा ही आएगा, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा से ऐसा प्रश्न पूछे और ऑप्शन में क्या रहे, क्वेश्चन तुम घर आके पढ़ लेना, पहले टिक कर देना, आएगा तो यही आएगा एकदम फिक्स। अगर नहीं आया तो ये 5 मार्क आएगा, नहीं आया तब भी 5 मार्क्स मार देना, वैसे भी तुमसे नहीं बनेगा तो अच्छा है 5 मार देना, तभी भी सही होने के चांस तो ज्यादा है। बन जाएगा तो क्वेश्चन पढ़ लेना, और नहीं बने तो क्या मार देना, छोड़ने से बेहतर है कि तुम्हें कुछ मार्क आने के चांसेस बन जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो 5 आंसर होगा, और 99% टाइम पे यही पूछता है। तुम्हारा बिहार बोर्ड ही नहीं, नीट मेंस में भी पूछता है तो 50% टाइम यही क्वेश्चन पूछता है, वहीं से तो बिहार बोर्ड कॉपी किया है क्वेश्चन को। 3 और 4 दोनों के रूप में है तो इन दोनों का सम, हाँ 7 मत लेना, इसको सदिश के रूप में जोड़ते हैं, ठीक है? तो आंसर कितना एम्पियर, याद रहेगा ना क्वेश्चन? चलिए कैसे हमने इसको लगाया पाइथागोरस समझे? दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा था? 90। आगे बढ़ जाए, ओए बस हो गया। सुनो सुनो, एक पार्ट इसका खत्म, एक पार्ट मुझे पढ़ाना है आप लोग को औसत धारा और, नहीं बीज धारा क्यों पढ़ाऊंगा, औसत धारा और वर्ग माध्य मूल धारा पढ़े थे? फटाफट लिखिए और दोनों में इंपॉर्टेंट लगाइए, परिभाषा पूछेगा। लिखिए औसत धारा, बोलो नहीं, औसत धारा, इसको डिनोट करते हैं आई, छोटा सा एम लगा दो, या फिर आई और एवरेज, आपको पता है मीन भी कहते हैं, आप इन दोनों से इसको सूचित कर सकते हैं। लिख लीजिए औसत धारा, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज करंट। कौन सा करंट? हां, पहले तो आप लिख लो, फिर मैं सेंटेंस को समझाने की कोशिश करूंगा। सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, औसत धारा और वर्ग माध्य मूल धारा काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वर्ग माध्य मूल तो बहुत ज्यादा, दोनों का परिभाषा एक जैसा ही है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ओए, जब धारा प्रवाह करती है तो क्या प्रवाह होता है? आवेश। अरे जब धारा प्रवाह होती है तो क्या प्रवाह होता है? आवेश। तो उसी पे चर्चा करना है औसत धारा में। क्या सुनो, पहले लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, पहले लिख लीजिए तब मैं इसको समझाऊंगा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है, तुल्य मतलब बराबर, उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है जो कि किसी परिपथ में, जो कि किसी परिपथ में, अब बताओ धारा में क्या प्रवाह करवाएगा? आवेश। जो कि किसी परिपथ में उतना ही आवेश प्रवाहित करता है, उतना ही आवेश प्रवाहित करता है, आवेश का मात्रा है ना, उतना ही आवेश या आवेश का मात्रा प्रवाहित करता है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा
जितना कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी परिपथ में उसी समय अंतराल में उसी परिपथ में तथा उसी समय अंतराल में होता है। अब समझा देता हूं, सुन लो मैंने क्या लिखवाया, सुनो पहले सुनो। ये कौन सा धारा है? ये कौन सा धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। ओए, मैं बोल सकता हूं कि ये एसी करंट है। अरे प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे ही बनाते हैं ना, और दिष्ट धारा को ऐसे बनाते हैं, याद है? मान लो, सुनना, ओए, किसी परिपथ में एसी गया, किसी परिपथ में, और किसी परिपथ में डीसी गया। हेलो, किसी परिपथ में एसी को प्रवाह करवाएं और फिर उसी परिपथ में, अब जो कहता हूं सुनना, तो जितना एसी ने आवेश दिया टी समय में, जब धारा प्रवाह करेगी तो क्या जाएगा? तो आवेश एसी भी देगा और डीसी भी देगा। तो जितना आवेश किसने दिया? एसी ने, किसी समय में, उतना ही आवेश अगर डीसी भी दे दे उतना ही समय में, तो हम कहेंगे कि ये जो दिष्ट धारा है वो इस एसी का औसत धारा है। देखो, अगर तुम इस पॉइंट को समझ जाओगे तुम्हें सब याद हो जाएगा। सुना, मैं सेंटेंस को तोड़ के समझाता हूं। एसी ने क्या दिया और डीसी ने भी क्या दिया, कितने समय में, और दोनों होना चाहिए आपस में। अगर ऐसा हो गया तो एसी के लिए वही डीसी कहलाएगा औसत धारा। नहीं याद हुआ? तुम सेंटेंस जो लिखा है उसको रटोगे तो पक्का भूलोगे, समझ आ जाएगी तो आपको याद रहेगा। फिर से एक बार सुन लो, एसी भी दे रहा है आवेश और डीसी भी दे रहा है आवेश। तो एसी जितना आवेश जितना समय में देगा, एसी किसी परिपथ को जितना आवेश जितना समय में देगा उतना ही कौन दे? डीसी। अरे तुम किसी को कहो, दोनों क्या होना चाहिए? फिर से एक बार सुनो, कोई डीसी धारा है जो आवेश कितना दिया? क्यू, कितना समय में? अगर एसी भी क्यू आवेश देगा टी समय में, तो इसका मतलब ये जो डीसी धारा है ना, वही इस एसी का औसत धारा है। वही मैंने कहा कि जितना समय में किसी परिपथ को डीसी आवेश देता है, अगर उतना ही आवेश एसी भी दे रहा हो उसी समय अंतराल में, तो एसी का जो वो डीसी है वो बन जाएगा क्या? औसत धारा। अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हो कि ये वो डीसी है, कह सकते हैं ये वो दिष्ट धारा है जो किसी परिपथ में उतना ही आवेश देता है जितना कि एसी देता है, समान समय अंतराल में। समान दोनों समय क्या होना चाहिए? दोनों का समान। खत्म। खैर, इससे ज्यादा काम का चीज क्या पता है? इसका फॉर्मूला जरा फटाफट लिखिए तो। ओए, औसत धारा मुझे बताओ, एक चीज बताओ तो, ये तुम्हें पता है क्या? सुनो तो, यहां से यहां अर्ध चक्र और इतना होने पे पूर्ण चक्र। चक्र समझते हो? ऊपर एक बार बना अर्ध चक्र और ऊपर नीचे दोनों मिला के पूर्ण चक्र। तो क्वेश्चन पूछता है अर्ध चक्र होते होते एसी में कितनी धारा होगी? यानी एसी का औसत धारा अर्ध चक्र में कितना होता है और एसी का औसत धारा पूर्ण चक्र में कितना होता है, जो आपको याद करना है। लिख लो, आई एवरेज, औसत धारा का मान अर्ध चक्र में होता है 2I0 बट्टे पाई। रटोगे? यह सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करने की कोई जरूरत, वर्ग माध्मूल का आता भी है, लेकिन पहले दोनों को हम समझ लेंगे। अभी आप रटोगे, जब इतना ही दूर चले तो अर्ध चक्र, और जब ये और ये पूरा चल लिए तो अर्ध चक्र में कितनी धारा? अर्ध चक्र में औसत धारा का मान कितना? 2I0 बट्टे इतना एंपियर। अर्ध चक्र अगर होगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो 2I0 बटे, रटना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और यही औसत पूर्ण चक्र में हो तो, अरे करवाए थे तुम लोग को याद, सब भूल गया। अर्ध चक्र का मतलब समय कितना? T बट्टे 2। अरे आवर्तकाल था ना, आवर्तकाल का आधा। और पूर्ण चक्र में हो तब समय कितना? T। इसको बोलते हैं, लिख लो, अर्ध चक्र, और ये क्या? पूर्ण चक्र। एक मिनट, पूर्ण चक्र में औसत धारा, अर्ध चक्र में ये
दिमाग में बैठा लेना है औसत धारा का मान। औसत धारा क्या होता है समझ में आ गया? वही आवेश की मात्रा प्रवाह करती है डिस्क से जितना प्रवाह करता है एसी से। हो गया। चाहो तो ऐसे लिख दो, समान समय अंतराल में। ओए, औसत धारा का मान अर्ध चक्र में 2I0 पूर्ण चक्र में, चलिए करो, रफ्तार में करते हैं। एक और बचा बस, वर्ग माध्य मूल धारा। नाम सुने थे? वर्ग माध्य मूल धारा। कौन धारा? ये क्या था? अच्छा, विभव। ओहो, तुमने एक पढ़ लिया तो दूसरे की जरूरत? कोई तुमसे पूछे औसत विभव, परिभाषा खुद से बना लोगे? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। औसत विभव का सूत्र हो जाएगा I0 के जगह सिर्फ, हाँ उसका चर्चा नहीं करूंगा, और यहां पे औसत हो जाएगा 0। विभव अगर कोई पूछ दे आपसे, अर्ध चक्र में औसत विभव 2E0/π, पूर्ण चक्र में औसत विभव, हाँ तो उसको आप स्किप कर रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़े, लिखिए वर्ग माध्य मूल धारा। वर्ग माध्य मूल धारा, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RMS करंट। आप पूरा लिखो, वर्ग माध्य मूल धारा, इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ओए, इसका संकेत लिख लो, I लिख के और यहां लगा देंगे RMS। वर्ग माध्य मूल धारा, इसको कहते हैं RMS करंट या फिर IRMS। बोलो तो वर्ग माध्य मूल धारा का परिभाषा क्या होगा? सुनो, इधर सुनो, क्या धारा प्रवाहित होने से उष्मा भी उत्पन्न होता है? बोलो बोलो। अरे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यही तो था, जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या उत्पन्न होता है? अब इसका परिभाषा क्या होगा सुन लो, जितना उष्मादिष्ट धारा में, जितना उष्मा, उतना ही उष्मा अगर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे तो उस प्रत्यावर्ती धारा का ये जो दिष्ट धारा है वो कहलाएगा RMS करंट, यानी वर्ग माध्य मूल। पहले परिभाषा लिखो। वहां किसका चर्चा था? आवेश का। अरे वहां दोनों का क्या सेम था, और यहां दोनों का उष्मा। अरे यहां दोनों का की, ओए वहां पर क्या समान था? आवेश, जितना प्रत्यावर्ती में उतना ही दिष्ट में। और यहां क्या सेम होगा? किसी प्रतिरोध का उष्मा जितना दिष्ट उत्पन्न करेगा उतना ही, तो उस दिष्ट को हम लोग कहेंगे उस प्रत्यावर्ती का वर्ग माध्य मूल। लिखिए, लिखो प्रत्यावर्ती, लिखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है या उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है। वही पुराना डेफिनेशन, उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है, उस दिष्ट धारा के तुल्य होता है जो किसी प्रतिरोध में, उष्मा कहां उत्पन्न होता है? प्रतिरोध में। जो किसी प्रतिरोध में, जो किसी प्रतिरोध में किसी समय अंतराल में, किसी प्रतिरोध में किसी समय अंतराल में, किसी प्रतिरोध में किसी समय अंतराल में उतना ही उष्मा उत्पन्न करता है। यहां पर किसका चर्चा हो गया? हां, उतना ही उष्मा उत्पन्न करता है, उतना ही उष्मा उत्पन्न करता है जितना की, जितना की, जितना की प्रत्यावर्ती धारा, जितना की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, जितना की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा समान प्रतिरोध में, समान प्रतिरोध में
समान प्रतिरोध में समान समय में उत्पन्न होता है। समान प्रतिरोध में समान समय में उत्पन्न होता है। ओए यहां देखो, यहां देख लीजिए चलो ध्यान से, ये क्या है? प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध का मान ये है उसी प्रतिरोध का मान, इसको हमने क्या दिया? AC। ओ भाई इसको क्या दिया? और इसको क्या दिया? अच्छा, इसमें भी धारा प्रवाह हुई T समय तक और इसमें भी धारा प्रवाह हुआ। देख लीजिए पूरा फिगर आपको समझ में आया? ये फिगर दिमाग में आ गया तो परिभाषा बन गया। सुना, समान प्रतिरोध में समान समय में हमने ओए एक में दिया प्रत्यावर्ती धारा और एक में दिया, तो दोनों में क्या समान उत्पन्न होना चाहिए? उष्मा। मान लीजिए इसका उष्मा है H, तो इसका उष्मा भी। अगर ऐसा हुआ तो यह दिष्ट धारा कहलाएगा इस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। फिर से एक बार, समान प्रतिरोध में समान समय में उतना ही उष्मा दिष्ट धारा उत्पन्न करे जितना की प्रत्यावर्ती धारा करता है, तो वो दिष्ट धारा कहलाएगा वर्ग माध्य मूल। यानी कोई तुमसे पूछे कि एक प्रत्यावर्ती धारा में उष्मा उत्पन्न करने का श्रेय किसे जाता है? वर्ग माध्य मूल धारा को। ऐसे आप समझो तो जितना प्रत्यावर्ती धारा उष्मा उत्पन्न करेगा उतना ही कौन करेगा? खत्म। यस और नो? अगर मैं बोलूं कि AC है तो AC के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? देखिए, I AC लिख देता हूं क्या, या ऐसे रहने दो, I स्क्वायर, उष्मा का सूत्र क्या होता है? DH बराबर I स्क्वायर R इंटू DT। और इसके लिए लिखेंगे, ये भी DH लिखूं, छोटा सा उष्मा की बात करें तो I स्क्वायर, चलो यहां लिख ही देता हूं, ये AC और ये, वेरी गुड, I स्क्वायर R, और यहां पर भी क्या लगा देंगे? क्या दोनों उष्मा बराबर होना चाहिए? दोनों उष्मा को बराबर कर देंगे तो क्या I DC का मान निकल जाएगा? यही DC का मान कहलाएगा वर्ग माध्य मूल। सुनिए, दोनों को बराबर करना हो, ध्यान देना, अगर दोनों को इक्वल कर दें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? I DC का स्क्वायर बराबर, सुनो तो, R R। अब सुनना, आपको पता है ना कि ये वेरिएबल होता है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर DT। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? I स्क्वायर बट्टे नीचे कौन आ जाएगा? DT। अरे मैंने R R को काट दिया, R तो कांस्टेंट था ना, तो हो गया I स्क्वायर DT, इसका समाकलन, और नीचे किसका समाकलन? और यही जो I स्क्वायर है, इसको जब अगले स्टेप में लिखेंगे तो यही DC बन जाता है RM, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या एक रूट आएगा, तो सूत्र बन जाता है I स्क्वायर DT अपॉन DT। लेकिन आपको इतना सब याद रखने की जरूरत, तुम ये लास्ट स्टेप खाली लिख लीजिए बस। इसकी उष्मा और इसकी उष्मा को क्या कर दिए? बराबर। प्रतिरोध था कांस्टेंट, दोनों को काट दिए, ये बन गया I स्क्वायर DT, AC का स्क्वायर DT, और जो DC है उसी को बोलते हैं RMS, यानी वर्ग माध्य मूल। लेकिन आपको यह भी याद करने की जरूरत, एक मिनट, वर्ग माध्य मूल में VBI लगाओ तो, वर्ग माध्य मूल में VBI लगाओ, कितने मार्क्स में? बस हो गया। सुनना, मान लिख दे रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा, ये भी खत्म। RMS को सिर्फ प्रूफ कर दूंगा और अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे हम प्रत्यावर्ती परिपथ। सुनिए तो, ओए सब बच्चा ध्यान दो, ओए इधर देखो, वर्ग माध्य मूल धारा का मान कितना होता है? I0 बट्टे √2। यह होता है जब समय कितना हो? अर्ध आवर्त काल के बराबर, यानी अर्ध चक्र में। कोई बताओ पूर्ण चक्र में कितना? अरे पूर्ण चक्र और अर्ध चक्र दोनों इसका लिख लीजिएगा। ओए एक मिनट, वर्ग माध्य मूल धारा अर्ध चक्र में और पूर्ण चक्र में, दोनों में जी I0 बाई √2। आप लोग जानते हैं क्या? I0 बाई √2 को सॉल्व करोगे तो ये निकलता है 0.707। कई बार ऑप्शन में ये दिया रहता है, मैं ही निकाल के बता दिया हूं, नहीं तो पता चला तुम्हें पता ही नहीं चला। ये कब है? अर्ध चक्र। और ये, अरे याद हुआ तुम लोगों को? अर्ध चक्र पूर्ण चक्र दोनों के लिए इसमें क्या रहता है? समान। कितना? I0 बटे √2। लेकिन औसत धारा समान नहीं था। अच्छा, इसी में पूछेगा वर्ग माध्य मूल विभव, तो I0 के जगह V0 या E0, जो भी आप लिखो, याद रहेगा? अरे याद हुआ?
लिख लीजिए, बस छोड़ देता हूं। अगले क्लास में सब लोग वर्ग माद मूल धारा में वीवीआई लगा लीजिए। 2 मार्क्स में परिभाषा याद करके जाइएगा। वर्ग माद मूल धारा से क्या पता लगता है, क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। और औसत में परिपथ में किसकी मात्रा प्रवाह करती है? दोनों याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। छोड़ दे, चलिए बस खत्म। जल्दी करो इसको, फटाफट से एक आध क्लास में खत्म करेंगे, फिर आपको प्रकाश ही पढ़ा दूंगा, ठीक है।